हेलो स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है वो अपन ने देख लिया था प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के रेफरेंस में। और अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या है और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, विद कोफिशिएंट के साथ अपन ने उनको रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लिया था कि किस तरीके से लिखा जाता है। अब नेक्स्ट अपने हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो वहां तो दो डिफरेंट टाइम ले रहे थे अपन कि दो अलग अलग टाइम पे आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए अपन को चेंज लेना होता है दो पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ पे बात करेंगे अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पे। जैसे कोई रिएक्शन चल रही है तो किसी एक टाइम पे आपसे पूछ ले जाए कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे आप भी देखते हो, जैसे बाइक है या कोई भी व्हीकल आप चला रहे हो तो वो हर टाइम पे आपको स्पीड बताता है, तो वो स्पीड जो होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उनकी, एवरेज नहीं होती, इंस्टेंटेनियस। एवरेज तो आप कब निकालोगे, जैसे यहाँ से जैसे माना कि टोंक से वो जयपुर जा रहा है। अब टोंक से जयपुर जा रहा है तो बीच बीच में कोई सी भी स्पीड से गया हो, लेकिन यहाँ से वहां तक एवरेज अगर अपन को निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले लेंगे और कितनी डिस्टेंस चली उससे एवरेज स्पीड आ जाएगी, वो तो एवरेज हो गई। लेकिन बीच में वो हर टाइम पे आपको स्पीड बताएगी, तो वो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, यहाँ अपन बात कर लेते हैं द रेट ऑफ ए reaction at a particular or instant time is known as instantaneous rate of reaction। उसको अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब ग्राफ के हिसाब से अगर अपन समझे इसको, तो देखो ग्राफ के हिसाब से अगर समझे तो मैं यहां पे दोनों के ग्राफ ले लेता हूं। इधर टाइम लिया अपन ने और इधर लिए मैंने कंसंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट की। तो देखो टाइम के साथ अगर आप देखते हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन t बराबर 0 पे मैक्सिमम होगी, तो t बराबर 0 पे वो टाइम के साथ ऐसे कम होती जाएगी, ऐसे ही होगी कम। अब टाइम के साथ अगर आप इसमें देखोगे तो ये डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। मैं अगर एवरेज की बात करता हूं औसत वाले की, तो कोई से भी दो टाइम ले रहा था ऐसे, एवरेज की बात करें तो किसी भी दो टाइम पे ले रहे थे। अब मैंने यहां पे फिक्स किया है कि मेरे को इस टाइम पे, यहां पे इस टाइम पे मेरे को यहां पे किसी टी टाइम पे रेट चाहिए। तो किसी टी टाइम पे रेट कैसे निकालोगे, इसको तो मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये तो अपन ने पढ़ लिया एवरेज वाला। ठीक है, ये तो एवरेज वाला है जो आपने डिस्कस कर लिया था पहले। ठीक है, ये अब इस टाइम पे मेरे को यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिस जगह से मेरे को चाहिए। तो यहां से मैं लाइन ड्रॉ करी मैंने, और लाइन वहां पे टच करेगी जिस पॉइंट पे आपको इसकी रेट चाहिए। तो आप देखोगे ये जो लाइन ड्रॉ करी है अपन ने ऐसी, ये लाइन इस बेस से टेन थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा बना रही है, यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। और टेंजेंट का स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो टेंजेंट आप किस तरीके से निकालोगे, इस टेंजेंट की अगर मेरे को ढाल निकाल ली हो तो कैसे निकालोगे, ढाल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, टेन थीटा से निकालते हैं। और टेन थीटा ये अपन ऊपर इसको लंब बोलेंगे, इसको अपन बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, यानी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। और इसका जो हाइपोटेनियस होगा या इसका जो लंब होगा परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, वो अपन ले लेंगे इस पे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मैंने ले ली यहाँ पे, ये डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि ये जो इसका टेन थीटा आएगा वो आप प्लस में लोगे या माइनस में लोगे। तो आप देखो ये इसका बेस है पूरा, तो इस बेस से ये कितना एंगल बना रहा है, ये अबव 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है इसका एंगल। तो 90 डिग्री से ज्यादा है तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओगे, और नेगेटिव आना भी चाहिए, आपको पता है नेगेटिव आना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इसको नेगेटिव साइन से आप दिखाओगे। तो फिर आप कैसे लिखोगे इसको, माइनस डी आर अपॉन डी टी।
अब ये स्मॉल डी मैंने यहाँ पे यूज में लिया है, स्मॉल डी मतलब बिल्कुल छोटे से चेंज के लिए अपन ने यहाँ पे लिया है एट ए पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगी आपके, स्लोप के बराबर, और स्लोप क्या आ रहा है आपका, ये माइनस, स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हुई किसके रेफरेंस में, ये हुई है रिएक्टेंट के रेफरेंस में। ऐसे ही प्रोडक्ट के रेफरेंस में अगर अपन निकालें तो वो भी सिंपल है, इधर ये टाइम और इधर ये कंसंट्रेशन किसकी ले रहे हैं अपन, प्रोडक्ट की, कंसंट्रेशन किसकी ले रहे हैं, इधर प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, और ये इसको छूते हुए निकलेगी ना, ये लाइन यहाँ से इसको छूते हुए निकलेगी इस जगह पे। तो यहाँ पे अपन को स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालोगे तो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये इसका बेस लाइन है, इस पे अगर आप टेन थीटा देखोगे तो 90 से कम ही है, मतलब पॉजिटिव आना है। तो टेन थीटा इक्वल टू ये प्लस में आएगा डी पी अपॉन डी टी, यही होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन dt, और यही किसके बराबर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी दोनों केसेस में स्लोप किसके बराबर होगी, भाई निकाल लो ना आप, ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार, तो लंब पे क्या आ रहा है, लंब पे आपकी कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, आधार पे क्या टाइम है, तो लंब बटे आधार यही टेन थीटा होता है, और यही टेन थीटा आपको क्या दे देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाई टाइम, यही होती है। और पर्टिकुलर टाइम पे आपने चेंज दिखाया है, प्लस के साथ दिखाया है, क्यों, क्योंकि प्लस के साथ ये इंक्रीज हो रही है। आई बात समझ में। तो ये दोनों ग्राफ है इस तरीके से, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक साथ इनको ले लेता हूं। देखो, अगर इसी ग्राफ को आपको पर्टिकुलर उसमें दिखाना हो एक में, तो आप कैसे दिखाओगे, देखो ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन इधर, रिएक्टेंट के रेफरेंस में लेओगे तो ये मैंने इधर कम कर दी, प्रोडक्ट के रेफरेंस में लेओगे तो ये मैंने ये बढ़ा दी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टेंजेंट निकालना है, तो रिएक्टेंट के लिए तो आप कैसे निकाल रहे थे, ऐसे। तो ये आपको क्या दे रहा था, ये आपको दे रहा था रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस डी आर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी। और अगर आप प्रोडक्ट के लिए किसी टाइम पे निकालोगे तो प्रोडक्ट के लिए टेंजेंट ऐसे खींचोगे, तो प्रोडक्ट के लिए टेंजेंट आपको क्या मिलेगा, इस जगह का जो टेंजेंट है टेन थीटा इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्लस के डी सी अपॉन डी टी, यही होगा। तो देखो प्रोडक्ट के रेफरेंस में ले रहे हो तो प्लस आ रहा है, और इसके रेफरेंस में माइनस। यहाँ पे देखो अपन ने छोटा चेंज दिखाया, छोटा चेंज यानी इंस्टेंट के लिए डी काम में लिया है, ऐसा कैसा एवरेज वाले में ले रहे थे अपन, एवरेज में बड़ा चेंज था तो वहां पे दो टाइम ले रहे थे, अब पर्टिकुलर टाइम पे अपन निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, सारी वही चीजें हैं, बस वहां बड़ा चेंज था, यहाँ पे छोटा चेंज है, ठीक है। तो ये बात हुई अपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं इनिशियल रेट की। देखो नेक्स्ट है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट मेथड या इनिशियल रेट में अपन देखते हैं कि t बराबर 0 पर जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी, उस मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उस रेट को मेजर करते हैं और उसी से अपन रिएक्शन का पता लगाते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से होनी है। तो देखो the rate of reaction at t equal to 0 is known as initial rate, initial rate, उसी को क्या बोलेंगे, इनिशियल रेट। और इनिशियल रेट पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मैक्सिमम होती है, एट t equal to 0 concentration of reactant is maximum, that is rate of reaction is also maximum, क्योंकि इस कंडीशन पे सबसे ज्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट रहती है और इसी पे कंसंट्रेशन इसी पे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगी।
तो आप यहाँ देख सकते हो ये टाइम, इधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इसमें तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। देखो टी बराबर यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है, तो 0 पे ये मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा वैसे वैसे घटता जाएगा। तो इस जगह पे जो भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी आपके, माइनस डी आर अपॉन डी टी, और यही होगी इनिशियल रेट। इनिशियल रेट यानी ये मैक्सिमम आएगी। ये कितनी आएगी, मैक्सिमम। यानी को और कोई सी भी जगह पे आप यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, कोई सी पे भी निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल रेट वाली सबसे ज्यादा आएगी। यानी मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल रेट है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा होती है। भाई किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, अब टी बराबर 0 पे तो कोई टाइम ही नहीं है ना, 0 हो गया वहां, तो वहां इनिशियल मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे है, वो बिल्कुल मैक्सिमम पे। टाइम के साथ साथ वो कम होता जाएगा। तो जो इनिशियल रेट होती है, याद रखना, जो इनिशियल रेट होती है वो ये इंस्टेंटेनियस रेट से ज्यादा होती है। ठीक है, इनिशियल रेट हमेशा मैक्सिमम होती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो आगे, अब कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम है। राइट द इंस्टेंटेनियस रेट फॉर द गिवन रिएक्शन। जैसे उसमें लिखा था सेम वैसे के वैसे यहां लिखना है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं अपन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या था, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के रेफरेंस में लिखते हैं। प्रोडक्ट के रेफरेंस में प्लस साइन के साथ, रिएक्टेंट के रेफरेंस में माइनस साइन के साथ, और जो कोफिशिएंट दे रखे होते हैं उनको डिवाइड में लिख लेते हैं। सिंपल है। यहां देखो ये रिएक्टेंट है -1/5 डी बी आर माइनस अपॉन डी टी इक्वल टू, इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो माइनस डी बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डी टी इक्वल टू 1/6 माइनस के साथ डी एच प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। ये तो रिएक्टेंट के रेफरेंस में बराबर में ही लिख रहा हूं मैं, इधर लिख देता हूं। ये प्लस के साथ आएगा, प्लस का 1/3 डी बी आर टू की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू 1/3 किसमें, प्लस में, डी एच टू ओ की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। तो ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन। देखो वहां पे अपन डेल्टा लगा रहे थे, यहाँ पे अपन डी लगाएंगे, और कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज ऐसा का ऐसा वो आ जाना है। ठीक है, वहां बड़ा डेल्टा था, यहाँ पे अपन सिर्फ स्मॉल डी लगाएंगे जो छोटे चेंज को दिखा रहा है पर्टिकुलर टाइम पे। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, देखो in the kinetics study of a chemical reaction, a graph concentration of the reactant versus time is plotted. The slope of the tangent of this curve vary with the time. देखो रिएक्टेंट और टाइम के साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के साथ इसने ग्राफ प्लॉट किया है, और फिर इसने बोला, इसने पूछा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, यानी इसकी जो स्लोप होगी, टेंजेंट होगी, वो इंक्रीमेंट दिखाएगी, डिक्रीमेंट दिखाएगी, या वो पहले बढ़ेगी या घटेगी बाद में, जो भी चेंज है वो अपन को इनमें से निकालना है। तो देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, रिएक्टेंट के साथ ये टाइम लिया आपने, इधर लिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आपको पता t इक्वल टू 0 पे ये कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, यहाँ मैक्सिमम। जैसे जैसे टाइम के साथ आप देखोगे तो ये घटती जाएगी। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप इस पे टेंजेंट खींचोगे तो ये जो टेंजेंट होगा ये ऐसे ही होगा, और यहां पे अगर आप टेन थीटा इक्वल टू स्लोप देखोगे तो माइनस स्लोप के बराबर आएगा, ये माइनस स्लोप, और ये माइनस ही क्या होगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डी आर की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। सॉरी भाई, ये जो स्लोप आएगा इसका नेगेटिव आएगा, मैंने दिखाया, ये पहले दिखाया था आपको कि ये जो इसका बेस लाइन होता है उससे ये 90 से ज्यादा का एंगल बना रहा है, इसलिए इसको अपन नेगेटिव में लेते हैं। स्लोप को किस में लेते हैं, नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव स्लोप का मतलब, नेगेटिव के साथ आप क्या रखोगे, लंब बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये रखोगे, तो ये माइनस डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा उससे।
अब आप खुद ही बताओ यहाँ पे नेगेटिव साइन इंक्रीमेंट को दिखा रहा है या डिक्रीमेंट को दिखा रहा है, तो ये किसको दिखाएगा, डिक्रीमेंट को दिखाएगा। तो रिमेन अनचेंज, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, तो क्या आएगा, डिक्रीजेज होगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन नेट में आ रखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नेट में भी आ रखा है और आरपीएससी ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लगाओ दिमाग। देखो, फॉर ए रिएक्शन एक्स ए प्लस वाई बी और जेड सी, और इसके लिए इसने इक्वेशन जमा रखी है माइनस डी अपॉन डी टी बराबर माइनस डी वी अपॉन डी टी बराबर माइनस 1.5 डी सी अपॉन डी टी, देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू पूछी है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखो इधर इसके आगे कोफिशिएंट 1 अपॉन एक्स के बराबर होगा, याद रखो किसके बराबर, 1 अपॉन एक्स। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं इस वाले के लिए। देखो ये तो अपनी ऐसे मान लो इसको, ये माइनस डी ए अपॉन डी टी इन्होंने दे रखी है, माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 1.5 डी सी अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन जब माइनस 1/x डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1/y डी बी अपॉन डी टी। भाई इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे लिखेंगे ना, मैंने बोला था कोफिशिएंट का डिवाइड देते ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी, बराबर प्लस 1 अपॉन जेड डी सी अपॉन डी टी। ये सेकंड आ गई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 अपॉन एक्स बराबर तो 1 आ रहा है, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1 है। भाई नहीं है तो इसका मतलब 1 से ही तो मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर देखो 1 अपॉन जेड ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 अपॉन 5 के इक्वल आ रहा है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू तो कितना आ रहा है 1, y इक्वल टू कितना आ रहा है ये भी 1। अब z वाले को सोल्व करो, देखो z अगर आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1.5, यही होगा। मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लिया। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 10 डिवाइडेड बाई ये 15 होगा, इसको आप 5 से काट लो, ये 2/3 ऐसे ही कटेगा, 5 से 10 दो बार और ये 5 से 3 बार कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे x y और z, इसकी वैल्यू आ रही है 1 1 और उसकी वैल्यू आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो इसकी वैल्यू आ रही है कितनी 2/3। इनको सिंपल अपन होल नंबर में ले आते हैं, मैं क्या कर रहा हूं इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 3 से करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 बचेगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 3 3 2, देखो 1 1 1 3 2 3, ये सी ऑप्शन 3 3 2 ये वाला ऑप्शन, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी। आई बात समझ में? इस तरीके से आप दोनों इक्वेशन को रिलेट करके निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन 2a प्लस बी और इससे 3z बन रहा है, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, एक के कंजप्शन या एक के डिसअपियर, कंजप्शन और डिसअपियर दोनों एक ही चीजें हैं, उसकी अपन को रेट दे रखी है 2 × 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड विल बी, जो दे रखा है जो पूछा है उसी का रिलेशन अपन निकाल लें, या आप पूरा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे इसके लिए 1/2 डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू, ये लिख दो आप प्लस के 1/3 डी जेड अपॉन डी टी, यही होगा। ठीक है ये दे रखी है, ये पूछा है, ठीक है सिंपल है बिल्कुल। देखो इधर ये माइनस का साइन, इसको माइनस को भूल जाओ, माइनस सिर्फ आपको डिसअपीयरेंस को दिखा रहा है, तो कंजप्शन को मैं माइनस से उसको हटा देता हूं। भाई कंजप्शन का मतलब ही माइनस है, भाई घट रही है ना तो माइनस है। तो देखो 1/2
अब डीए अपॉन dt या मैं बोलूं माइनस डीए अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू है ना ये आपके माइनस डीए अपॉन dt की वैल्यू है। याद रखना कोफिशिएंट को आपको इसके साथ मर्ज करते हुए नहीं लिखना है, ये सिर्फ ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1/2 और ये वैल्यू कितनी हो गई 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है। बराबर में जो जिसका पूछा उसको रख दो 1/3 डी जेड अपॉन डी टी, यही होगा। तो ये 2 से ये 2 तो कट गया, तो ये 3 को इधर भेज दो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी। तो ये देखो क्या पूछा उसने, फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या हो गई फॉर्मेशन ऑफ यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड, या आप बोल सकते हो अपीरियंस ऑफ जेड, अपीरियंस ऑफ जेड यानी जेड के बनने की जो दर होगी वो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 होगी। ऐसा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पहला वाला ये ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, जो दे रखा है उसको लिख लो और जो पूछा उसको बराबर कर दो। भाई अगर आप ऐसा कर रहे हो सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हो तो ये आराम से जाएगा। देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, इतने टप्पू टाइप के क्वेश्चन नहीं है कि आप मतलब सोच नहीं सकते, कुछ भी नहीं है इनमें, सीधा रखना होता है और सोल्व आउट करना होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, आप ये बखूबी जानते हो, सिर्फ उसमें आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आप आराम से सोल्व आउट कर सकते हो। मैंने कई ऐसे ऐसे स्टूडेंटों को पढ़ा है, जैसे मैं इस 3 को इधर मल्टीप्लाई किया ना तो उनका दिमाग चकरा जाता है कि गुरुजी 3 इधर कैसे चला गया। अब वहाँ उनको केमिस्ट्री सिखाना मेरी बस की बात नहीं है, मैं उनको बोल देता हूँ भैया केमिस्ट्री खत्म हो गई है, अब वो तुम्हारी मर्जी है, आए नहीं आए मैं क्या कर सकता हूँ ना। तो ऐसे सिंपल सी चीजें मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, और कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि आप खुद फील करने लग जाओगे कि हाँ रियल में फिजिकल केमिस्ट्री। देखो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ जो बायो बैकग्राउंड के होते हैं बच्चे, उनकी फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी वीक मानते हैं अपने आप को। मैं खुद बायो बैकग्राउंड से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो आराम से आप चीज़ों को सोल्व आउट कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। और कुछ मैथमेटिक्स वाले बोलते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मन से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें सही होगी, ये फालतू का बहम होता है, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी है जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, भाई है इंटरेस्ट तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो मन में बहम है वो निकाल दो, आप आराम से पढ़ सकते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ SO3 बाय द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 से 2SO3 बन रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज 2.5 into 10 to the power minus 4, हाउ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। देखो अब उसने रेट ऑफ रिएक्शन दे दी और पूछिए उसने डिसअपीयरेंस O2, तो आप पहले कुछ मत करो, इस इक्वेशन से रेट ऑफ रिएक्शन के साथ उसको लिख लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस के 1/2 DSO2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय DT इक्वल टू माइनस DO2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय DT इक्वल टू प्लस 1/2 DSO3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय DT। पूछा क्या है, दे क्या रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, इसके डिसअपीयरेंस को पूछा है। तो डिसअपीयरेंस माने डी किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, माइनस DSO2 अपॉन DT पूछा सिर्फ, तो 2 को मैं इधर भेज दूं वो अपने आप निकल जाएगा। तो अपन को पूछा गया माइनस DSO2 अपॉन DT, तो 2 को उधर भेज दो, 2 गुणा रेट ऑफ रिएक्शन। अब 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है ये 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 मोल पर लीटर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर लीटर सेकेंड। कैसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है ऐसे, बस इतने से इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये बात हुई अपने किससे रिलेटेड, ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन कुछ फॉर्मूले और कुछ ग्राफ्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके आगे काम में आएंगे। देखो नेक्स्ट बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट
ग्राफ एंड फॉर्मूलाज। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ और फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसके, फॉर्मूलों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन, सॉरी इनका, हाँ फॉर्मूले, और फिर बात कर लेंगे अपन ग्राफ की। तो फॉर्मूले के अंदर अपने यहाँ पे दो तरीके के फॉर्मूले आएंगे, दो तरीके के फॉर्मूले। और दो तरीके के फॉर्मूले कौन से हैं, एक तो डिफरेंशिएशन वाले और एक इंटीग्रेशन वाले। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, देखो इधर, अगर आप डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का कर रहे हो तो ये जीरो हो, ठीक है। ऐसे ही आप किसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कोई भी x की पावर n है, उसका आप x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हो, या किसी टाइम के जो भी क्वांटिटी दे रखी है उसके साथ डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, तो ऐसा अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसका जो मान आएगा वो आएगा n x की पावर n माइनस 1। ऐसा याद रखना आपको, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। और अगर आप जैसे d 1 अपॉन ये dx 1 अपॉन x ऐसा दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या होगा, देखो नीचे x आ रहा है तो इस x को मैं ऊपर ले जाऊं, ले जा सकता हूं, तो ये ऐसा हो जाएगा d x की पावर माइनस 1 अपॉन dx, यही होगा। अब यहाँ जो पावर है वो n नहीं होके क्या हो गई, माइनस 1 हो गई, या n की जगह क्या है माइनस 1, n की जगह क्या आ गया माइनस 1। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, सिंपल है बिल्कुल, पावर आगे आ जाती है तो इस पावर को आगे ले आओ तो पावर ये माइनस 1 आ गया। n की जगह क्या रखना है आपको, n की जगह रखना आपको माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो गया, देखो माइनस 1, ये x की पावर माइनस 1 और माइनस 1 दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2। तो इस माइनस 1, ध्यान से सुनना, ये जो माइनस 1 है इसको तो माइनस आप रहने दो, ये x की पावर माइनस 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका माइनस के 1/x स्क्वायर। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूले बस आपको ध्यान रखने हैं, आपके आगे काम में आएंगे, हर जगह फिजिकल में काम में आएंगे, इसको उतार लीजिए। फिर बात करते हैं अपन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की। देखो इधर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हैं, देखो ये कोई dx है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसका आंसर आएगा x। आई बात समझ में, dx का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। ऐसे ही है d1 अपॉन x, इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसका आंसर आएगा ln x, इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा ln x। ऐसे फॉर्मूले आएंगे अपने, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें अपन, जैसे d इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का इसका आंसर आएगा माइनस ln a माइनस एक्स, ऐसा आंसर आएगा माइनस ln a माइनस एक्स। और एक फॉर्मूला और आप याद रख लेना, d1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स। और ऐसे फॉर्मूले आपको, जैसे ये मैंने बताया है, ये वाला ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आएगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आएगा, तो ये फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, वहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा इनको, ये फॉर्मूलों के आपको आंसर, देखो ये कहां से है, क्या है, ये सारा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इसका रिजल्ट ये होता है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं कुछ इसके लॉग वगैरह के फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो इधर लॉगरिथम के फॉर्मूले देख लेते हैं अपन। लॉग ये दो बेसिस पे होता है,
एक तो 10 बेसिस, एक होता है ई बेसिस, और इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एलन, इसी को क्या बोलते हैं एलन बोलते हैं। तो देखो इधर 10 बेसिस पे अगर आप फॉर्मूले सोल्व आउट करोगे, जैसे a इंटू बी कोई क्वांटिटी दे रखी है, चाहे वो 10 बेसिस पे हो चाहे ई बेसिस पे हो, फॉर्मूला सेम तरीके से खुलता है, ये चीज ध्यान रखनी है। log a इंटू बी है तो इसका आंसर आएगा log a प्लस log b, इस तरीके से। अगर वो log a बटे b है तो इसका आंसर आएगा log a माइनस log b। ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने इस तरीके से, ठीक है। और कुछ लोगरिथम की वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपने लोगरिथम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है तो वहां लॉग के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां अधिकतर ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा log a माइनस log b। तो यहाँ मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। और log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। log 4 की वैल्यू, ये जस्ट इसका डबल कर दो आप, क्योंकि log 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं तो पावर आगे आ जाती है, तो पावर 2 log 10 बचेगा। तो ये जब आप सोल्व करोगे, इसको मैं इधर लिख देता हूं नीचे, जब इसको सोल्व करोगे आप तो log, यहाँ पे 10 की जगह 2 कर देना ना, इसको एक बार मैं रफ करके लिख देता हूँ दोबारा। देखो log 2, तो log 2 की वैल्यू कितनी 0.2 इंटू 0.3010, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6020 आएगी। तो log 4 की हो गई। log 5 की वैल्यू आप याद रख लेना 0.69 के आसपास आती है। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। ये आप निकाल सकते हो। तो ये कुछ वैल्यू तो मैंने लिख दी है, बाकी आप निकाल सकते हो। जैसे log 6 की पूछे तो log 3 इंटू 2 कर सकते हो, 6 को 2 भागों में तोड़ सकते हो 3 इंटू 2। तो 3 की मैंने लिखवा दी, 2 की मैंने लिखवा दी, दोनों को जोड़ दो 6 की आ जाएगी। log 8 की वैल्यू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 3 आगे आ जाएगा, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, log 9 3 का स्क्वायर। आई बात समझ में। log 7 है तो 7 को आप अप्रोक्सीमेट उसके बीच में मान सकते हो। जैसे log 6 और 8 की आ रही है ना वैल्यू, उसके बीच का आप मान एवरेज लेके वहां से निकाल सकते हो आराम से, बस आइडिया लगा सकते हो, इससे निकल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ln की। तो देखो log e, इसी को ln बोलते हैं, ये होता है 2.303 log 10 के बराबर। बस आपको ये ध्यान रखना है, यानी ln को आप किस में खोलोगे log में, तो वो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी चीजें यही लगेगी उसमें, पूरी सारी चीजें यही काम में लेनी है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं बात करता हूं ग्राफ की। देखो अब बात करते हैं अपन ग्राफ की। तो ग्राफ में सबसे पहले मैं टाइप की बात करूंगा। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कोई आपके पास y क्वांटिटी है, वो इनवर्सली ऐसा व्यवहार रख रही है, y इनवर्सली 1/x², ठीक है, ऐसा ग्राफ रख रही है। तो ये हाइपरबोला टाइप का ये ग्राफ आएगा, इसका अति परवलयाकार इसको ग्राफ बोलते हैं। और ये ग्राफ किस टाइप का आएगा, ये ग्राफ देखो x² की वैल्यू, यानी x का मान अगर बढ़ रहा है तो y का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इधर अपन y ले रहे हैं, इधर अपन x ले रहे हैं। जब ऐसा आप मान दिखाओगे तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा ग्राफ है, जिसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x² के, x बढ़ेगा ऐसे वैसे y बढ़ेगा, और x की वैल्यू अगर आप y के साथ ऐसे दिखाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ चलेगा, ऐसे ऐसे आएगा। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे अब x का मान आप बढ़ाओगे, उससे ज्यादा इफेक्ट आएगा किसके, y पे, क्योंकि स्क्वायर है तो ये ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे आपको, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो ऐसे चलता, और अगर ये स्क्वायर है तो ये ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट आएगा इसमें। और ऐसा जो ग्राफ आता है x² के साथ या -x² के साथ, तो इस टाइप के जो ग्राफ है आप क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। क्वांटम के अंदर जब हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ोगे तो वहां आपको इस टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो ग्राफ तो ये हुए, उतार लो इनको। देखो नेक्स्ट ग्राफ है
y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ। नेक्स्ट है y इक्वल टू mx टाइप का। देखो इधर ये ग्राफ है लीनियर ग्राफ। कौन सा ग्राफ? लीनियर ग्राफ। और ये ग्राफ अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y का मान क्या आएगा? 0। यानी ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? इधर मैंने x लिया, इधर मैंने y लिया। अब आप x का मान क्या रख रहे हो? आप x का मान जैसे 1 रखते हो तो y का मान क्या आएगा? m कांस्टेंट है, आप उसको फिक्स कर लो। जो भी है y की वैल्यू 1 इंटू m आएगी। x का मान 2 रख रहे हो तो y का मान कितना आएगा? 2 इंटू m। ऐसा ही होगा। लेकिन ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ग्राफ होगा 0 से स्टार्ट। और अगर आप इस पॉइंटों को सबको मिलाओगे तो ये जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पे आपको दिखाई देंगे। हर एक जगह पे ये पॉइंट दिखाई देंगे ऐसे। तो कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये इधर y हो गया, ये इधर x हो गया। ठीक है, अगर आपको यहां से मान फाइंड आउट करना, कोई भी मान निकालना है, जैसे इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, तो आप यहां से दोनों जगह से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखो, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का एक ही तरीका, टेन थीटा निकाल लो। देखो इन दोनों पॉइंट पे मैं एक ऐसे ये ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये टेन थीटा हो गया, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो y2 माइनस y1 ये क्या हो गया? लंब की डिस्टेंस हो गई, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। भाई ये डिस्टेंस कितनी है? x2 माइनस x1 कर दो, x2 माइनस x1, तो ये हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ऐसे आप टेन थीटा इससे निकाल सकते हो और वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी वैल्यू आएगी वो उसके स्लोप के बराबर आएगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये ग्राफ हुआ एक लीनियर टाइप का ग्राफ जो आपके कई जगह काम में आना है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं इंटरसेप्ट वाले ग्राफ। देखो इधर नेक्स्ट ग्राफ है फोर्थ, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का ग्राफ। y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का ग्राफ। तो देखो यहां पे अगर ग्राफ अपन ड्रॉ करें किसके बीच में? x और y के बीच में। ठीक है, x और y के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। अब एज्यूम करो x इक्वल टू मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू 0 नहीं हुई, c हुई। तो यानी x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा और वो प्लस में आएगा, मतलब 0 से ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो एज्यूम करो मैंने वो अमाउंट यहां से ले लिया कि ये जो वैल्यू है ये c के बराबर है, 0 नहीं होता। इस जगह पे x का मान 0 है, 0 है, लेकिन y का मान 0 नहीं है, y कहीं से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ ढाल इसकी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो ढाल पॉजिटिव हो तो वो इस तरीके से आएगा, नेगेटिव होता तो नीचे आता। क्यों? क्योंकि आप यहां पे निकाल लो, इसकी जो ढाल आएगी, ये जो एंगल है ये थीटा, ये 90 से नीचे है, 90 से नीचे है तो ग्राफ की ढाल क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब देखो ये जो इंटरसेप्ट आया है c के बराबर, ये 0 पे नहीं है, ये 0 से ऊपर है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट या अंतखंड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब x हो गया, y हो गया। अब बात कर लेते हैं ग्राफ के ढाल की। तो ये जो m होता है ये होता है स्लोप। जैसे लास्ट वाला मैंने बताया था, यहां जो स्लोप आएगा टेन थीटा ये m के बराबर आएगा, है ना? ये स्लोप होता है m, ये लिख लेना, भूल गया था। इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, क्योंकि आप m निकालोगे वो क्या आएगा? y अपॉन x, और y अपॉन x ही तो टेन थीटा आ रहा है। देखो y अपॉन x ही टेन थीटा आ रहा है, और टेन थीटा ही क्या होती है? ग्राफ की ढाल होती है। तो ये m किसके बराबर आएगा? स्लोप के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो स्लोप यहाँ पे कितना है अपना? टेन थीटा। अब टेन थीटा अपन को यहां से फाइंड आउट करना है, तो देखो टेन थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू यही m है, वो क्या होगा? y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। तो टेन थीटा अपने इसके बराबर आ जाएगा। और ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ हुआ y बराबर mx प्लस सी टाइप का ग्राफ। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। देखो नेक्स्ट ग्राफ है फिफ्थ, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ। y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है। अगर आप x का मान 0 रखते हो
तो y का मान c के बराबर आता है और प्लस में आता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे टेन थीटा, तो वो अपन ग्राफ से ही निकाल लेंगे कि क्या आएगा। देखो ये तो पता चल गया, x का मान 0 रखोगे तो y तो कभी 0 होने वाला है नहीं, c के बराबर आएगा। ग्राफ से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इधर ये x की टर्म है, ये y की टर्म है। अगर आप x का मान 0 रखते हो, यानी इस जगह पे 0 है x, तो y की वैल्यू कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट होगी। थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ आएगा वो नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा, तो थोड़ी जगह चाहिए अपन को दिखाने के लिए। मैं सोच रहा हूं कि यहाँ कहीं सी से स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी ढाल नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो टेन थीटा का मान इसका 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो एक ही तरीका है, ग्राफ ऐसे ले आओ और टेन थीटा आप देखो, देखो ये 90 से ज्यादा है, थीटा किससे ज्यादा है? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा तो नेगेटिव में आएगा, सिंपल सी बात है, सीधी सी। अब इसका स्लोप अगर निकाले अपन, जैसे देखो एज्यूम करो यहाँ पे स्लोप निकाले, तो स्लोप ऐसे ही निकालोगे, ये वाला थीटा निकालोगे आप इधर की साइड, तो टेन थीटा ये बराबर है माइनस स्लोप के, और स्लोप माइनस के बराबर, और यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा? एम के बराबर, सॉरी माइनस एम के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एम। माइनस एम है ना, स्लोप देखो नेगेटिव में है, ये माइनस एम के बराबर आ जाएगा, और ये होगा y अपॉन एक्स। बस इतनी सी बात है, सेम होगा, स्लोप तो y अपॉन एक्स ही आएगा, क्योंकि आप निकालोगे ये लंब y के बराबर है, ये x के बराबर आधार वाला, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि आप बेस से देखोगे तो टेन थीटा का मान आपको ज्यादा दिखाई देगा, तो वो नेगेटिव में अपन उसको लेते हैं। तो ये ग्राफ हुआ आपके y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज्यादा परेशान करता है ये ग्राफ। तो अगर आप यहाँ पे समझ लोगे किस टाइप के ग्राफ आते हैं, ऐसा क्यों आया है, उसका मैंने रीजन दे दिया है। y सी से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सी से किया है, माइनस एम है मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि नेगेटिव में ढाल है, और नीचे जा रहा है तो नेगेटिव में ढाल कैसे आ रही है? टेन थीटा निकालो, 90 से ज्यादा आएगा इस बेस से। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से अपन इन ग्राफ को सोल्व आउट करते हैं। ग्राफ और भी टाइप के हो सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाला ग्राफ भी हो सकता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन करिए। देखो नेक्स्ट ग्राफ आप देख लो, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ठीक है। पहले अपन ने m को माइनस किया, आप इसको माइनस कर लो। तो इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये x हो गई, ये y हो गई। ये ग्राफ माइनस वाई से स्टार्ट होगा, तो माइनस वाई तो नीचे की साइड होगा कोऑर्डिनेट, तो x इक्वल टू अगर आप 0 रखते हो तो y इक्वल टू माइनस सी होगा, तो माइनस सी यहाँ कहीं से होगा, ठीक है। फिर इसकी जो ढाल आएगी वो पॉजिटिव के साथ आएगी, तो पॉजिटिव यहाँ x बराबर 0 पे आपने ये ले लिया, पॉजिटिव के साथ आएगी। तो आप देखो ये जो ढाल है इसकी टेन थीटा, ये बराबर है m यानी स्लोप, और यही किसके बराबर होगी? y अपॉन एक्स के बराबर। तो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। आई बात समझ में? अगर ये भी माइनस में होगा, दोनों माइनस में हो, तो माइनस के साथ वो नीचे जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी मैं बता देता हूं। एक लास्ट ग्राफ बचा, उसको भी देख लो, 7 नंबर का, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। इस टाइप का ये लास्ट टाइप है। तो देखो इधर इसको थोड़ा अपन इस तरीके से देखेंगे, ये x है, ये y है, इधर माइनस y है, ठीक है। देखो x बराबर 0 रखते हो तो y बराबर माइनस सी आएगा, ठीक है। स्लोप की बात करें तो स्लोप भी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप के साथ आना है। तो देखो y कहां से स्टार्ट होगा? माइनस से, और स्लोप भी नेगेटिव आना है। तो स्लोप नेगेटिव कब आएगा? जब आपका ग्राफ नीचे की साइड जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस होगी ना, इससे आप देखोगे तो ये थीटा का मान 90 से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में ये नेगेटिव होगा, यानी ग्राफ नेगेटिव में नेगेटिव स्लोप के साथ जाएगा, और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये माइनस सी के बराबर होगा। और टेन थीटा अगर आप यहाँ निकालते हो तो माइनस एम, और यही होगा आपका माइनस स्लोप, और यही होगा y अपॉन एक्स। सिमिलर है उनके जैसे, बस आपको ग्राफ पहचानना आना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई अपनी सोल्व। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपना टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, या जो भी है रेट लॉ की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आगे अब हेडिंग डाल लीजिए,
रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, देखो यहाँ पे एक चीज काम में ले रहा हूं मैं, रेट लॉ, और एक है यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन। दोनों में फर्क होता है, एक थ्योरेटिकल होता है, एक एक्सपेरिमेंटल होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम के अंदर आप पढ़ते हो, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो मास एक्शन, और यहां काइनेटिक्स में अपन पढ़ते हैं रेट लॉ। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, गुलबर्ग और वागे ने दिया था। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है टोटल थ्योरेटिकल, ये क्या होता है थ्योरेटिकल, और ये होता है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। और दोनों में फर्क कितना सा होता है मैं एक बार फर्क बता देता हूं आपको। देखो अगर आप इक्विलिब्रियम में रिएक्शन लिख रहे हो, जैसे ए है प्लस ये बी है, ये कन्वर्ट होके बना रहा है सी सी प्लस डी डी, तो इसके लिए अगर आप रेट लिख रहे हो, रेट इसके लिए, तो इसमें जो रेट लिखोगे आप तो इन कोफिशिएंट को उसके सिर पे लगा दोगे आप। ये यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन लिख रहे हो इन कोफिशिएंट को उसके सिर पे लगा देते हो आप। ऐसा अपन ने वहां पढ़ा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर पढ़ा है ऐसा। और दोनों रेट को फिर बराबर कर देते थे, याद करो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर होती है, तो वहां कोफिशिएंट अपन ये लगा देते। तो ये थ्योरेटिकल है, आप किताब के अंदर कॉपी में लिख रखे हो, मतलब थ्योरेटिकल आपको दिख रहा है, तो इनको पावर चढ़ा देते थे आप। तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन की बात होती थी, यानी ये कोफिशिएंट अपन को देखते ही रिएक्शन में पता चल जाता है, तो वो थ्योरेटिकल हो गया। लेकिन काइनेटिक्स के अंदर आप इन कोफिशिएंट को नहीं लिख के नए कोफिशिएंट लिखते हो, एक्स वाई जेड जो भी लिखना चाह रहे हो उन कोफिशिएंट को आप लिखते हो, तो वो कोफिशिएंट आप एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हो, ऐसे नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना। तो दोनों में फर्क होता है। तो यहां अपन रेट लॉ की बात करेंगे, ठीक है, यहां किसकी बात करेंगे अपन, सिर्फ रेट लॉ की बात करेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें एक इमेजिनरी रिएक्शन की बात करते हैं अपन, उसको देखिए आप। देखो एक रिएक्शन मैंने ली है ए प्लस बी बी, और इससे ये बन रहा है सी सी प्लस डी डी, ऐसे बन रहा है। अब रेट लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, रेट लॉ क्या बोलता है, आप इसी में उसको भी पढ़ लो। रेट लॉ, रेट लॉ ये बोलता है कि आप किसी भी रिएक्शन की अगर रेट निकाल रहे हो तो वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा अमाउंट रिएक्टेंट का लोगे उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, सिंपल सी बात है भाई। अमाउंट ज्यादा लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, तो यही रेट लॉ है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ दी रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे मैं नए कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं ए और बी को इनकी पावर नहीं लगाया, ए और बी को इनकी पावर लगा दोगे तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो, यहाँ नहीं लगाओगे आप। यहाँ इसकी पावर अपन क्या लगाएंगे, इसकी पावर लगाएंगे अपन नई एक्स और वाई, क्योंकि अपन को रेट डिटरमाइन करना है। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी स्टार्टिंग में, किसी भी रिएक्शन के लिए तीन एस्पेक्ट होते हैं, एक तो होता है थर्मोडायनेमिक्स का डाटा, एक होता है इक्विलिब्रियम का डाटा, एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन का डाटा। तो थर्मोडायनेमिक्स का डाटा यानी आप वहां गिब्स फ्री एनर्जी को डील करते हो, तो वो अलग ब्रांच है। इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हो, वहां सिर्फ आप एक चीज यूज में लेते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाते हैं, तो वहां बस इस चीज को भूल जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहता। फिर अपन सारा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल में पावर ए और बी लगाते हैं, अलग है। अब उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आपने बराबर की थी, उस रेट ऑफ रिएक्शन को यहां डिस्कस किया जाता है किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। इसलिए तीनों चीजें अलग हैं, आप इनको मर्ज मत कर देना। लॉ ऑफ मास एक्शन अलग होता है, रेट लॉ अलग होता है। सेम होता तो अलग नाम से क्यों पढ़ते हैं, इनको खुद ही बताओ ना।
नहीं पढ़ते। और यहाँ कोफिशिएंट मैंने x और y लगाए, नए कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस किए हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा आप देख के नहीं बता सकते, आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करोगे तभी बताओगे आप, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन आ गई, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसको प्रोपोर्शनल साइन को मैं हटा देता हूं, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है। यहां देखो नई टर्म आई है के, तो के होता है रेट कांस्टेंट, यहां के क्या है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट याद रखना, रेट कांस्टेंट ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वॉल्यूम क्या ले रहे हो, प्रेशर क्या ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मात्र टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से, वो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है, वो वहां पढ़ेंगे। बात करें एक्स एंड वाई की, इन दोनों को मैं इक्वल भी कर सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस वाई। देखो यहां कंसंट्रेशन आप ले रहे हो, मतलब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो x और y दोनों जुड़ जाते हैं। ये चीज याद रखना, जिनका आधार या जिनका बेस सेम रहता है उनपे जो घातें होती है हमेशा वो जुड़ती है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जैसे भी हो वो जोड़ देनी है, जो भी रिजल्ट आएगा वो निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई ये n के बराबर ले लेता हूं, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये तो कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया x प्लस वाई। और इंडिविजुअल लेते हो तो x ये ऑर्डर ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ विद रेस्पेक्ट टू बी। ये तो ए का इंडिविजुअल हो गया, बी का इंडिविजुअल हो गया, दोनों का लेना तो x प्लस वाई। तो ये होती है रेट लॉ की इक्वेशन, इसको बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। आई बात समझ में। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के और कंसंट्रेशन की पावर n। मैंने बोला यहाँ कंसंट्रेशन x प्लस वाई को अपन n दे लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल सी बात है, यहां तक नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं आगे। देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये किसके इक्वल आया, के कंसंट्रेशन की पावर n, ऐसा ही है। देखो k निकालोगे तो k क्या आएगा, k आएगा आपके रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की पावर n, यही होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इस k की यूनिट होती है सबके लिए अलग अलग, ठीक है। यहां पे देखो n ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, n की वैल्यू 0 1 2 3 हाफ 3/2 5/2 कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अपन को नहीं पता, ये आगे चल के अपन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। यहां मैं बात कर लेता हूं यूनिट ऑफ के की, यूनिट ऑफ के। तो यहां पे अगर आप यूनिट ऑफ के देखोगे तो ये अपन ले लेते हैं स्पेशल, देखो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 मीन 0 ऑर्डर रिएक्शन। और इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करके लिख लेता हूं, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, होती है यही, बटे कंसंट्रेशन की पावर n है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ये हो गई मोल पर लीटर, इसकी पावर n। तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, देखो मोल की पावर n है, ऊपर 1 है, तो ये n पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ध्यान इधर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, ये n ये यहाँ पे प्लस में ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, ये यहाँ पे 1 अपॉन लीटर है, ये लीटर इनवर्स में इसको लिख दूं अगर, तो ये लीटर की पावर -1 हो जाएगी, जब -1 ऊपर जाएगी तो लीटर की पावर तो प्लस में हो जाएगी। भाई दोनों देखो मोल पे n है, ये प्लस में, लीटर इनवर्स की पावर n, अगर मैं इसको ऊपर लिख देता तो ऐसा ही दिखता, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, ये हो जाएगा मोल 1 - n लीटर n-1 और ये सेकंड इनवर्स, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मैं थोड़ा और साइड में लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, फॉर्मूला हो जाएगा
मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आरपीएससी में यहां से कहीं से क्वेश्चन पूछे उसने, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे उसने कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, कोई सा भी पूछ लेता है वो। तो अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो n का मान जीरो रखो वहां पे, तो n का मान जीरो रखोगे तो क्या आएगा, देखो मोल 1 माइनस जीरो, लीटर 0-1 और सेकंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये के की यूनिट हो गई किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। आप देख लो यहाँ पे, यही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, दोनों बराबर होती है दोनों के लिए, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वही उसकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। ये इतना सा ध्यान में रखना है। ये जीरो ऑर्डर के लिए हुआ। n इक्वल टू अगर मैं 1 ले लेता, तो n इक्वल टू 1 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लिखोगे तो देखो मोल 1-1 लीटर, मोल 1-1 लीटर 1-1 और ये सेकंड इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और सेकंड इनवर्स। याद रखना किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ध्यान रखना। आई बात समझ में। तो इसकी पावर 0 मतलब इसका मान 1 होगा, इसकी पावर 0 इसका मान 1 होगा, तो 1 को लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ के किसके बराबर, सेकंड इनवर्स के बराबर। अगर आप इसको हावर्स में ले रखे हो तो हावर्स इनवर्स हो जाएगा, अगर आप इसको ईयर में ले रखे हो तो ईयर इनवर्स हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की। सेकेंड इनवर्स होती है, हाउस इनवर्स होती है, ईयर इनवर्स होती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा है। एन का मान अगर यहाँ पे देखोगे 2 रख के, तो ये हो जाएगा आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालोगे आप तो क्या आएगा, देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये मोल, ये 1-2, ये लीटर 2-1 और ये सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, लीटर और ये सेकंड इनवर्स। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेता है। और इनको और थोड़ा सा मैं जमा के लिखूं, इसको थोड़ा सा जमा के लिखूं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लीटर अपॉन मोल और ये सेकंड। तो ध्यान रखना, लीटर अपॉन मोल को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन मोलेरिटी इंटू सेकेंड। तो ये एग्जाम में उल्टे पुल्टे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ऐसा भी यूनिट हो सकती है। क्यों, क्योंकि मोल पर लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलेरिटी लिख सकता हूँ। ऐसे ही वो इधर भी पूछ सकता है मोल पर लीटर, तो आप मोल बटे सेकंड लिख सकते हो, ऐसा मैंने पहले भी लिखवा रखा उसमें, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हुई। ऐसे ही n इक्वल टू आप 3/2 के लिए सेल्फ बना लेना, जो भी यूनिट आएगी आप लिख लेना। ये 3/2 ऑर्डर की रिएक्शन आप घर पे बना के देख लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट बात हुई रेट कांस्टेंट से रिलेटेड, ठीक है। रेट कांस्टेंट के साथ आपको किस तरीके से एन के मान के साथ चेंज दिखाना, वो यहाँ पे ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे हुए हैं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये बात हुई अपने रेट कांस्टेंट से रिलेटेड। अब अपन यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं एक और स्पेसिफिक रेट, ठीक है, वो भी आपके समझ में आ जाएगी। स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट किसे बोलेंगे अपन, देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, मैंने अभी जस्ट बताई है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अगर मैं एज्यूम करो ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को क्या मान लू मैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन इसको मैं ले लेता हूं। तो आप जब यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। तो इस कंडीशन में ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ये स्पेसिफिक रेट होगी, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, इफ
concentration of reactant is unit, then rate of reaction is known as specific rate और रेट कांस्टेंट, और यही रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, आप देख सकते हो यहां पे, यानी ये स्पेसिफिक रेट किसके बराबर आ रही है, रेट कांस्टेंट के बराबर आ रही है। तो ध्यान रखना कहीं पे ऐसे वर्ड भी लिखे हुए मिलते हैं स्पेसिफिक रेट, तो स्पेसिफिक रेट है मतलब वो कोई सी भी रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, मतलब वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वो रेट कांस्टेंट के बराबर। तो स्पेसिफिक रेट हमेशा रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, और स्पेसिफिक रेट हमेशा 1 मोलर कंसंट्रेशन पे निकाली जाती है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें अपन डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम आप एक बार देख लीजिएगा, और भी कहीं से आपको मटेरियल मिलता है तो वहां से सोल्व कर लीजिएगा, हो जाएंगे सारे, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास।